आज बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर 10 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके क्लास 10 के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके जेई मेंस एंड एडवांस तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दीस आर दोस 10 क्वेश्चंस। अगर आपने कर लिया ना, आपके एक भी मार्क नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, जो मैंने पहले कहा। हमारा टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन जेई मेंस एडवांस एंड नीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट। sin थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा? 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा अपॉन जी बन जाता है रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मोस्टली सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, जब मेरा प्रोजेक्टाइल r/2 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, रेंज का आधा, जब एग्जैक्टली आधे डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। कब कवर करता है? जब मेरा टाइम आधा हो चुका होता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आधे वक्त पे मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट का वो सबसे ऊपर पहुंचता है, फिर बाकी आधे वक्त वो नीचे पहुंचता है ना। तो यहां से यहां तक भी r/2 होगा और यहां से यहां तक भी t/2 होगा। ठीक है बेटा। हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरा शेरो शेरनियो? आज बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमने पिछले सेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरा एंड टू एंड कंप्लीट किया था। 90 मिनट्स का सेशन था और हर एक न्यूमेरिकल, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप का डेरिवेशन, चाहे वो रेंज का हो, प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट का हो, या तो फिर आपके एंगल का हो, किसी भी वैरायटी का सवाल हमने कंप्लीट किया है पिछले सेशन में। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर 10 ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके क्लास 10 के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके जेई मेंस एंड एडवांस तक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दीस आर दोस 10 क्वेश्चंस। अगर आपने कर लिया ना, आपके एक भी मार्क नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, जो मैंने पहले कहा। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको एक भी मार्क्स नहीं कटवाने तो वीडियो के एंड तक बने रहना, 10 सवाल खुद करने की कोशिश करना, और इस वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने सवाल आपको मिले, 10/10 मिले कि नहीं मिले। ठीक है, और जहां पर भी जो भी गलती होती है कोई बात नहीं, आप ट्राई आउट करते रहो, और मैं आपसे को सजेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो पॉज करके खुद सवाल सॉल्व करने की मेरी कोशिश करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बच्चों, क्योंकि ऐसे सेशंस, ऐसे सवालों वाले सेशंस जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो बिना वक्त बर्बाद के आगे बढ़ते हैं। एंड एज यूजुअल गाइस, मैं कभी भी इस सेशन की शुरुआत बस ऐसे नहीं कर दूंगा। मैं डेफिनेटली आपको पहले जो भी आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और नोट्स पहले उनको कराऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन जेई मेंस एडवांस एंड नीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम जो इस पूरे सेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे से फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से बेटा? ये वही फॉर्मूला से जो हमने पिछले सेशन में डिराइव किया था। सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो हमारा रेंज का फॉर्मूला आएगा, है ना। मैं जल्दी से लिख देता हूं यहां पर ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। हमारे रेंज का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला था आपका रेंज का, विच वाज r इज इक्वल टू ux इंटू टी, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द x डायरेक्शन इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर जब हमने इस पे टाइम का फॉर्मूला लगाया तो आपका ये बन जाता है फॉर्मूला 2ux uy बाई g। ठीक है, दैट इज, अगर आपको ux नहीं दिया है, टाइम का मतलब टाइम नहीं दी हुई है, लेकिन टाइम की वैल्यू मतलब टाइम का आपको uy और g दिया हुआ है, मतलब g तो दिया होता है, uy दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको रेंज मिल जाए। अब मान लीजिए आपको ux और uy नहीं दिए गए हैं, बल्कि u दिया हुआ है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी दिया हुआ है। व्हाट इज uy? uy इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द y डायरेक्शन, ux इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द x डायरेक्शन। व्हाट इज u? u इज द प्रोजेक्टाइल, मतलब u इज द प्रोजेक्टाइल, मतलब जैसे आपने एक बॉल को ऐसे फेंका तो उसकी जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में वो u होगी, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो uy कंपोनेंट होगा, और उसका जो x कंपोनेंट होगा वो ux कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब uy का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा u sin थीटा और ux होगा u cos थीटा। ठीक है, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द एक्स एक्सिस। अगर आपको ये सारे बारे में आइडिया नहीं है तो प्लीज जाइए मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन का सेशन देखिए, ये सब एकदम लड्डू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो रेंज का आता है, मान लीजिए आपको ux और uy भी नहीं दिया गया है, बट आपको ux और uy के बदले u sin थीटा और u की वैल्यू दी गई है, तो फिर आप इन दोनों को डालकर यहां पर वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू ux कितना है आपका? u cos थीटा, और uy कितना है आपका? u sin थीटा, क्या ये u sin थीटा डिवाइड बाई g हो गया। तो आपकी रेंज की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? 2 इंटू यू स्क्वायर हो गया sin थीटा cos थीटा अपॉन g, है ना।
अब आपको दिखेगा सर यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा है। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा? 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा अपॉन जी बन जाता है रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मोस्टली सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। लेकिन आपके पास 3 मेजर फॉर्मूलाज है, एक ये है ux इंटू 2, दूसरा यहाँ पर 2x uy अपॉन जी है, फिर ये r का यहाँ पर फॉर्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नथिंग एल्स बट नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का बस सिंपल सा 2 ही फॉर्मूला है। सबसे पहला, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 2uy अपॉन जी। अब मान लीजिए कि uy आपको नहीं दिया गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2 इंटू यूवाई के बदले आप लिखोगे 2u sin थीटा अपॉन जी। ये आपका हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हाइट का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि भाई कौन से हाइट पे आपकी प्रोजेक्टाइल जा रही है। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की फॉर्मूला है ये, वो रेंज था, दूसरा आपका टाइम था, तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यहां पर कौन सा होगा? यहां पर नंबर 1 आपका होगा हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला h इज इक्वल टू, ठीक है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका हाइट का फॉर्मूला बन जाता है आपके हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। तो ये सबसे मेजर फॉर्मूलाज है थीटा वाले जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ और चीजें आपको इसमें याद रखनी है, वो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे वो हमको करवाते रहूंगा। तो हर एक सवाल को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक सवाल में आपके पास एक टिप होगा, हर एक सवाल में आपका एक ट्रिक होगा। उनको मिस कर दोगे ना तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का मजा चल जाएगा, ट्रिक्स भूल जाओगे। तो आज हर एक वैरायटी है और कोई भी सवाल एक जैसे नहीं है, हर सवाल अलग अलग है, ठीक है। तो एंड तक देखते रहिए वीडियो। आगे बढ़ते हैं बेटा बिना कोई वक्त बर्बाद किए। पहला ही सवाल लेवल 2 से शुरू करते हैं। पढ़ के लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या सवाल है भाई? अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ v0 एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक बच्चा है, वो बच्चा जो है एक v0 के वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए वो बॉल फेंक रहा है, ठीक है। At the same instant he starts running with uniform velocity। अच्छा, लेकिन उसी वक्त ये जो बच्चा है आपका वो भागना शुरू करता है with uniform velocity, यानी कि constant velocity। मान लो कि velocity of the boy, ठीक है, वो भाग रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं वो चेंज हो रहा? क्योंकि बोला हुआ है यहां पर कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा इनिशियल वेलोसिटी यूबी से दौड़ना शुरू करता है तो एंड में यहां पर आकर भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूबी ही होगी, विच विल बी फाइनल वेलोसिटी वी भी मान लो, ठीक है। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से सेम होगी, क्योंकि यहां पर बच्चा जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भाग रहा है। सवाल का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सवाल समझ पाते हो ना तो सवाल का जवाब अपने आप निकल आता है। आपको सवाल बार बार पढ़ना है जवाब निकलने तक, ठीक है बेटा। तो यहां पर होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात, ठीक है। टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो ये वो चीज है जो हम हर बचपन में करने की कोशिश करते हैं। हम ही बॉल को फेंकते हैं और हम ही दौड़ कर जाते हैं बॉल पकड़ने के लिए। ओए होए होए, मजा आता है ना करते हुए। तो ये जो आप कर रहे थे, मतलब मैंने यहां से पेन को फेंका और भागकर यहां पर पकड़ने के लिए, है ना, भागकर यहां पर पकड़ने के लिए, भाई साहब जो मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? प्रोबेबली वही सवाल होगा। टू अचीव दिस ही शुड रन विद द वेलोसिटी ऑफ। तो अगर मेरे ही पेन को फेंके हुए पकड़ने के लिए मुझे कितने वेलोसिटी से भागना चाहिए, वो सवाल है। तो मतलब बेसिकली मेरे को यहां पर जो मेरी यहां पर फाइनल वेलोसिटी होगी, देखिए ये आपका जो बॉल है, ये जो बॉल है ये उड़कर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करके यहां पर पहुंचेगा और मुझे भी भागते हुए यहां पर पहुंचना है। तो मेरी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी मेरी, वो बतानी मेरे को, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा जी, ओके, ये पता है कितना कैसे निकालेंगे सर? ये ना डिस्प्लेसमेंट दिया है, ना टाइम दिया है, ना कोई वैल्यू दिए, कैसे निकालेंगे हम? ना थीटा कुछ नहीं दिया है। इसलिए दिया नहीं दिया क्योंकि इन सब की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सिर्फ दिमाग की जरूरत है। तो दिमाग आप अगर लेकर आए तो ये बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका बेटा, ठीक है। इस प्रोजेक्टाइल की एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, मान लीजिए वो क्या होगा, v0 sin थीटा होगा। इस प्रोजेक्टाइल की एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो होगा v0 cos थीटा। सही बोल रहा हूं ना मैं? इस प्रोजेक्टाइल की एक वर्टिकल कंपोनेंट होगी v0 sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी v0 cos थीटा होगी, है कि नहीं? बात सही है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मुझे अगर बॉल को पकड़ना है, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली दौड़ते हुए बॉल को पकड़ना है, तो क्या मेरी वेलोसिटी उसके वर्टिकल कंपोनेंट से इक्वल होनी चाहिए या मेरी वेलोसिटी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इक्वल होनी चाहिए? समझ पा रहे हो? मेरी बॉल जा रही है ऐसे,
बॉल ऊपर भी जा रही है, साइडवेज भी जा रही है, ऊपर भी इसकी कंपोनेंट है, साइडवेज भी कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो मेरी वेलोसिटी जो मैं खुद हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा हूं, उसकी वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल में ना, है कि नहीं? अगर मैंने उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैच कर दिया तब मैं बॉल को हॉरिजॉन्टली पकड़ पाऊंगा। अगर मैं वर्टिकली जा रहा था तो वर्टिकल कंपोनेंट को मैच करना था, अब हॉरिजॉन्टल जा रहा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैच करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मतलब मेरा जो वेलोसिटी ऑफ द बॉय है, माय वेलोसिटी ऑफ द बॉय शुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज v0 cos थीटा, एंड द आंसर इज राइट देयर। खत्म, सवाल खत्म। टू अचीव दिस ही शुड रन विद द वेलोसिटी ऑफ v0 cos थीटा और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आप क्या करोगे? अभी आप दिमाग लगाओगे। अच्छा सर, मान लेते हैं कि अगर इस सवाल में नंबर्स होते, अगर इस सवाल में नंबर्स होते तो यहां पर बोलते कि भाई मेरा जो थ्रो का जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मैं बॉल को फेंक रहा हूं वो 50 मीटर पर सेकंड है और थीटा एंगल यहां पर 30 डिग्री है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या होना चाहिए? 50 cos 30। अगर मेरा बॉल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है और मेरा एंगल 20 डिग्री है, तो फिर यहां पर वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या होना चाहिए? 20 cos 20। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, आपको देख रहे हो आप? तो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला गाइस व्हेनेवर यू नीड टू कैच योर ओन बॉल। प्लीज 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 नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, नोटेड? समझ में आ गया? तो भाई ऐसे सवाल है, आज मजा आ गया ना देखकर? ठीक है, जहां पर भी कंफ्यूजन होती है वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। मैं हर सवाल में बहुत वक्त बिता रहा हूं ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए, हो सकता है कि आपके आने वाले टेस्ट में आ जाए भाई, कोचिंग में भी ध्यान दो। लेवल 2 का दूसरा सवाल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो भाई कहानी बताई जा रही है कि भाई 60 डिग्री के एंगल में आपका जो पार्टिकल उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये आपका हॉरिजॉन्टल ये आपका एक्स एक्सिस है, तो 60 डिग्री आपने थीटा मान लिया अबव द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बताई जा रही है कि जो इनकी इनिशियल स्पीड है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड बताई भी जा रही है। ठीक है, परफेक्ट है यार, कहानी तो अच्छी है, बताई जा रही है। आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कुछ देर बाद, ऑफ कोर्स सी बात है, आपने ऐसे कुछ फेंका तो शुरुआत में तो जो एंगल होगी 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने पर तो एंगल कम होते जाएगा ना, फिर ऐसे फ्लैट हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट में आपका प्रोजेक्टाइल फ्लैट हो जाता है, फिर डिक्लाइन करता है ना। प्रोजेक्टाइल तो ये होती है, ये एंगल कम हुआ फिर ये एंगल डिक्लाइन होने लगा, है कि नहीं? ऐसे होती है ना भाई आपकी प्रोजेक्टाइल। तो ऑफ कोर्स सी बात है, 60 डिग्री पे शुरू हुआ था, कुछ देर बाद मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते, क्या मान लेते इसको? पॉइंट ए मान लेते हैं। पॉइंट ए पे जाकर जो प्रोजेक्टाइल की एंगल है वो 30 डिग्री हो गई। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की एंगल 30 डिग्री हो गई है। अच्छा, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस इंस्टेंट इज, एट दिस पॉइंट प्रोजेक्टाइल की u कितनी है, मतलब v कितनी है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी? अच्छा जी, कैसे निकालेंगे? यहां पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे याद रखना है, जो आपको याद रखना है कि भाई कभी नहीं भूलेंगे इस बार में। ठीक है, उसको मैं हमारे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट्स एंड फॉर्मुलास वाला पार्ट था उसमें नोट डाउन करा देता हूं आपको, है ना, ताकि आप कभी भूलो ही ना, सबसे पहले ये तो तीसरा था, प्लीज नोट डाउन करिए बच्चों। सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी नहीं बदलती है। वेलोसिटी, इनफैक्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, Vx इज ऑलवेज कांस्टेंट, कभी नहीं बदलती। आपकी वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा सर, ऐसी बात है, तो अगर मेरा वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो सर यहां पर मैं एक बहुत ही अच्छा तिगड़म मचा सकता हूं। वो तिगड़म क्या है भाई? यहां पर मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है uy, मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux। ठीक है, ux की वैल्यू कितनी होगी? u cos 60 होगी, है ना, u cos थीटा होगा तो u cos 60, और uy तो पता है u sin 60 होगी। मैं लिख भी नहीं रहा उसको, मैं उसको लिख भी नहीं रहा। ठीक है, तो मेरी ux कितनी है? मेरी ux है u cos 60 and that should be equal to the horizontal component here Vx. Ux and Vx should be equal. क्यों? क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलेगा। यहां पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy. Vy may not be equal to Uy.
बट vx must be always equal to ux because your horizontal direction velocity कभी नहीं बदलती, so this has to be equal to vx. ठीक है, तो यानी कि बेसिकली u cos 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू vx. vx मेरे को पता नहीं वहां पर v कितनी है, तो मैं यहां पर v लिख देता हूं. सो v और वहां पर एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो v cos 30 है ना. क्यों? क्योंकि ux है आपका u cos 60, तो vx क्या होगा, यहां पर बोला गया सर एंगल 30 डिग्री, तो v cos 30 हो जाएगा आपका, है ना. cos थीटा वाला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो v cos 30 हो गया. इसमें u की वैल्यू कितनी है, सर दी गई है क्वेश्चन में 10, सो 10 cos 60 v cos 30. तो यहां से भाई cos 60 की वैल्यू को पता है, 10 दिया हुआ है, cos 30 की वैल्यू आपको पता है, तो v निकल जाएगा आराम से, है ना. बस खेल खत्म. तो 10 cos 60, cos 60 कितनी होती है 1/2, सो 10/2 इज इक्वल टू v cos 30 होती है √3/2, सो √3/2, 2 कट गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 10/√3. बात खत्म ब्रो. तो इस सवाल में हमने क्या नोट डाउन किया, इस सवाल में हमने नोट डाउन किया दोबारा, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें नोट डाउन करते जाना है, हर सवाल में नोट डाउन करवा रहा हूं मैं आपको, कि velocity in the x direction ux is equal to vx is equal to constant. Velocity in the x direction for a projectile is always constant. Please note it down guys, please note it down, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले सेशन में बताया था, इस सेशन में बता रहा हूं, हर सवाल में नया नया कॉन्सेप्ट निकल रहा है बाहर. ठीक है, कर दिया काम खत्म. चलो अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, खुद से सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, देखते क्या है. A particle is projected with a speed v from a point O making an angle of 30 degree. ठीक है, ठीक है भाई, प्रोजेक्टाइल ओ पॉइंट O से निकला हुआ है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, चलो देखो यहां पर ध्यान से क्या बोला जा रहा है. O से एक प्रोजेक्टाइल छोड़ी गई है जो एंगल बना रही है 30 डिग्री, और वेलोसिटी बोला गया है v, वेलोसिटी बोली गई है v इसकी. ठीक है, जो बोला गया मैंने बना दिया, और बनाना बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी है. प्रोजेक्टाइल मोशन में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बनाओ, किलर विजुअलाइजेशन करेंगे एकदम ऐसे समझे कि मजा आ जाए. ठीक है, अब आगे. एट द सेम इंस्टेंट अ सेकंड पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए. अच्छा, जैसे ही O से आपका पार्टिकल छोड़ा जा रहा है, उसी वक्त एक पॉइंट A से एक और पार्टिकल छोड़ा जा रहा है. अच्छा, और यहां पर लेकिन इस पार्टिकल को ना वर्टिकली अपवर्ड्स छोड़ा जा रहा है, यानी कि भाई देखो आपका जो पहला पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल है. देखो ये पहला पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल है, वो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो ए पॉइंट से निकल रहा है वो पार्टिकल ऐसे सीधा निकल रहा है. ठीक है, द टू पार्टिकल रीच एच, दोनों पार्टिकल रीच देयर मैक्सिमम हाइट ऑन द पैराबोलिक पाथ ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली. मतलब मैं समझाता हूं. देखो आपने इस प्रोजेक्टाइल को छोड़ा, ठीक है, उसी वक्त जैसे आपने यहां पर O से छोड़ा, उसी वक्त यहां पर पॉइंट A से एक और पार्टिकल छोड़ी गई, एक और पार्टिकल यहां से छोड़ी गई, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, और ये दोनों मीट करती हैं अपने मैक्सिमम हाइट पे. ये दोनों मीट करती हैं अपनी मैक्सिमम हाइट पे, मतलब ए के भी ए से ए पॉइंट से जो पार्टिकल छोड़ा गया है उसके मैक्सिमम हाइट पे, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैक्सिमम हाइट होता है उसके मैक्सिमम हाइट पे आपका पार्टिकल मीट करते, दोनों पार्टिकल कोलाइड करते हैं जाकर. अब सवाल ये है, देन रेशियो v by vs, देन रेशियो ऑफ प्रोजेक्टाइल v और ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी छोटी v है, इन दोनों का रेशियो निकालिए. मतलब आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसकी वेलोसिटी, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का रेशियो निकालिए. तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं va लिख देता हूं, है ना, va, और इसको मैं v, अच्छा ये पॉइंट है तो vo लिख देता हूं, इसको मैं va लिख देता हूं, ताकि हम यहां पर बड़े छोटे में कंफ्यूजन ना हो. तो vo अपॉन va का हमें रेशियो निकालना है. बस, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल. कैसे निकालेंगे अभी हम, या देखो इसमें पूरे सवाल में जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, सबसे पहले आप क्या नोट करोगे, सबसे पहले आपको नोट करना है कि दोनों सिनेरियो में या तो दोनों पार्टिकल में सेम क्या है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ केस. उस चीज को पकड़कर आगे बढ़ो. कॉमन क्या है दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में कॉमन है इन दोनों की मैक्सिमम हाइट. हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो. हाँ अरे मैं गलत कब बोलता हूं, बहुत बार बोलता हूं. ठीक है, तो इन दोनों केसेस में कॉमन क्या है कि इन दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, यानी कि हाइट ऑफ, ध्यान देना,
मैक्सिमम हाइट ऑफ ओ इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ ए। सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, गलत कैसे हो सकता? तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है, हमने नोट डाउन किया था शुरुआत में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां पर u स्क्वायर क्या है, यहां पर u स्क्वायर इज नथिंग एल्स बट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज v नॉट। सो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, यही फॉर्मूला है ना भाई प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, इक्वल टू द हाइट ऑफ a। अब हाइट ऑफ a कैसे निकालेंगे यार, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब काम आएंगे सर? यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसको ऐसे नहीं फेंका गया, इसको ऐसे सीधा फेंका गया ऊपर। जब भी ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा फेंका जाता है फिर आपको 9th और 11th के बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हमने 1D मोशन में सीखे हैं वो याद आ जाना चाहिए। तो आपने ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंका है, सीधा ऊपर फेंकते वक्त आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हो। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट हाइट है ही नहीं तो उसको लात मार के बाहर निकालते हैं। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम टॉप पे जो है आपका हम एक काम कर सकते हैं इसमें, हाँ इसमें हम तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है हमारा बी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2g हाइट ना, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये -2gh हो जाएगा, -2gh, ठीक है। इसमें हम देखेंगे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट में हमारे जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वो 0 होगा और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगी। सो u तो हमारा क्या है भाई, हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू ए स्क्वायर अपॉन 2g और यहाँ पर यू ए ना, यू ए रखा है ना, हमने वी ए रखा हुआ है, ठीक है। तो वी ए स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो हाइट ऑब्टेन्ड बाय the particle launched from A is VA square upon 2g। ओए होए होए 2g कितने प्यार से कट जाता है यार, बड़े प्यार से कट गया यार, बड़े प्यार से कट गया, मजा आ गया। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर, अरे थीटा 30 डिग्री भी दी गई है, ओए होए 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 थीटा भी 30 डिग्री दिया गया है ना यहाँ पर, चलो बढ़िया है। तो हमें निकालना था v नॉट स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर। तो देखो ये बी नॉट स्क्वायर है, बी ए स्क्वायर नीचे है, साइन स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या दिया भाई 30 डिग्री दिया हुआ है। ओए होए होए कहानी बन गई बच्चों, कहानी बन गई। सो वी ओ स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाता है 1/4, है ना। तो 1/4 हो गया। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 4। बोलो बल्ले बल्ले, ओए होए होए सॉरी बेटा गलती हो गई। क्या गलती हो गई, वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर थोड़ी पूछा है, वी अपॉन वी पूछा है ना, तो स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। सो वी नॉट अपॉन वी ए इज इक्वल टू 2। बोलो तारा, डन, 2 हो गया। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, डन सॉर्टेड, ठीक है भाई 2 हो गया जवाब, बराबर है, कोई गलती तो नहीं कर ली। देख लो आप यहाँ पर h नॉट इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, हमें पता है कि भाई कॉमन इन दोनों केसेस में कॉमन क्या वो निकालना है। इन दोनों केसेस में कॉमन आपका इन दोनों का मैक्सिमम हाइट है ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट यहां पर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जहां पर हमारे पास वी स्क्वायर जो है मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है तो बच जाता है यू स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इसको आपने वहां पे डाल दिया, 2g अपने आप कट गया तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी ए स्क्वायर कर दिया आपने, है ना। वी नॉट स्क्वायर भाई वी ए स्क्वायर कर दिया, वही निकालना था हमें, परफेक्ट है, ठीक है, वही निकालना था ना, ठीक है। वी बाई वी कर दिया आपने, ठीक है, परफेक्ट है। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा नीचे का तो 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ था तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 30 होता है आपका 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, सो 1/4 हो गया। यहाँ पर 1/2 आएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आ गया, 4 ऊपर गया तो वी नॉट स्क्वायर बाई वी ए स्क्वायर इज 4, इसका रूट निकालो तो वी नॉट बाई वी ए इज इक्वल टू 2, बात खत्म, ठीक है, सॉर्टेड, निकल गया जवाब सबका। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द बेस्ट, पढ़े, चलो कॉन्सेंट्रेट। क्या है भाई यहाँ पर, अ पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अच्छा, तो यहां पर देखो पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको सीधा ऊपर फेंका गया, ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है भाई, फेंकते हैं इसको ऊपर। तो पार्टिकल ए है, इसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, ठीक है, फेंक दिया। अनदर पार्टिकल बी ऑफ सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बोथ रीच द सेम हाइट। अच्छा, सेम कहानी, ओके ओके, तो यहां पर सेम कहानी है, पॉइंट बी से अनदर पार्टिकल बी ऑफ सेम मास प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, ठीक है। तो यहां पर ए बी है, बी को भी हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, और दोनों मैक्सिमम हाइट पे यहां पर पहुंचे और यहां पर गिरने वाले। तो बेसिकली ये वाला सीन है। और ये एंगल कितना बताया जा रहा है भाई, एंगल 45 डिग्री बताया गया है बी का, ठीक है। अच्छा जी, मान लो कि भाई वेलोसिटी यहाँ पर वी बी है और वेलोसिटी यहाँ पर वी ए है, ठीक है, मतलब यू ए है और यू बी है, मान लो, याद करने में आसानी है, यू ए है यू बी है, दिया नहीं है ना इसलिए, ठीक है। बोथ रीच द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज, अच्छा, रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ओए होए होए। और यहां पर क्या नोट हमारा होगा, दोबारा हमारा नोट होगा सर जी, सेम क्या है, सेम तो हाइट है, तो नोट कॉमन इन बोथ केसेस क्या है, हाइट है। अच्छा, अब ये इसका तो आधा हमने पिछले वाले सवाल में, इसका आधा तो हमने समझ भी लिया, सीख भी लिया कि कैसे करना होता है, तो बाकी आधा भी करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहां से निकालेंगे यार। काइनेटिक एनर्जी देखो, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ, देखो, द रेशियो ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दोनों केसेस का फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहे वो, क्यों नहीं पूछ रहे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में प्रोजेक्टाइल का भी और आपके यूबी का भी जो वर्टिकल मोशन में उनकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है, समझ रहे हो, इसी वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जानी चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, स्पेसिफिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपको। तो यूए और यूबी का इस्तेमाल करके आपको फोड़ देना है। तो रेशियो ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बी, तो हाफ एम यू ए स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है, देखो सेम मास दिया हुआ है, इसमें 1/2 कैंसिल, m और m कैंसिल, आपके पास बच जाता है यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर, आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो बस अभी इसका रेशियो निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, कॉमन क्या है भाई, कॉमन इनका हाइट है, तो सेम वही कहानी कि भाई हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी, दोनों सेम है सर, दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हाँ, एच ए इज इक्वल टू एच बी। अच्छा, हाइट ऑफ ए कितना जाएगा, मैक्स टू मैक्स, वही हमारा सेम फॉर्मूला जो पिछले सेशन में हमने, पिछले सवाल में हमने किया सर, आ जाएगा यू ए स्क्वायर अपॉन 2g, करेक्ट, इज इक्वल टू एच बी, प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट क्या होगा, यू बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दिया हुआ है 45 अपॉन 2g, सेम कहानी 2g कट जाता है अपने आप, है ना, 2g और 2g कट जाता है अपने आप, बचता क्या आपके सामने, बचता है आपके सामने यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर, है ना, यू बी स्क्वायर को नीचे ला देता हूं, सो यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर जो आपको चाहिए इज इक्वल टू व्हाट, बचा क्या भाई, साइन स्क्वायर 45 बचा वहां पर, है ना, और कुछ तो नहीं बचा, साइन स्क्वायर 45 बच गया आपके सामने, ओके। तो यू ए स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर कितना हुआ आपके सामने, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर दोगे तो बच जाएगा 1/2, तो 1/2 आपका जवाब हो गया, यानी कि रेशियो बनेगी 1:2, बात खत्म। साइन 45 होता है 1/√2 ना, स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 हो गया, 1:2 आपका रेशियो होना चाहिए। कैसा लगा सवाल, मजा आया, हमको तो बहुत मजा आता है ऐसे सवालों में भाई, दिन चलता है ऐसे सवालों में, बहुत मजा आता है करने में, दिमाग की ना बैंड बज जाती है, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया आपने, तो इसका आधा हमने पिछले सवाल में कर लिया था, तो इसलिए आपको एक आइडिया लग गया, इसलिए आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, नहीं सही है, मेरे को भी चलेगा यार। यहाँ पर ओ यार, मैंने अभी एक सवाल देखा यार, अभी एक कॉन्सेप्ट देखा मैंने, मेरा दिमाग मेरी जो आंख है अभी गई बस उस पॉइंट पे कि यहां पर 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल दिया हुआ है यार, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, यहां पर ओ, यहां पर तो चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल है यार, यहां पर वर्टिकल दिया हुआ है भाई, यहां पर वर्टिकल एंगल 30 डिग्री यहां पर वर्टिकल के साथ बना रहा है, छह गाइस, यहां पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सही है, बस यहां पर हमने एंगल गलत लिया हुआ है, आई एम सो सॉरी, ये पार्ट से दोबारा करना पड़ेगा, सॉरी। यहां पर एंगल जो है 30 डिग्रीज नहीं होगी, यहां पर और ऊपर से साइन स्क्वायर
ठीक है, अगर वर्टिकल से 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आप मानकर आगे बढ़ सकते हो, है ना। अगर आपको साइन लेना है तो आप 60 डिग्री ले सकते हो, साइन 60 डिग्री ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जल्दी से ध्यान देना। अगर आपने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा था तो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरी प्रोजेक्टाइल दी गई है u और थीटा दिया गया विद हॉरिजॉन्टल, तो थीटा जिसके साथ लगा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा ux cos थीटा, मतलब u cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। u cos थीटा बन जाएगा जो कहलाएगा ux, और ये बन जाएगा uy जो कहलाएगा u sin थीटा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि नहीं भाई साहब, आपका जो एंगल है प्रोजेक्टाइल का वो वर्टिकल के साथ है, तो ये थीटा बन जाएगा, और थीटा के साथ जो भी लाइन होती है, जो भी कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जाती है, ये बन जाएगा u cos थीटा और ये बन जाएगा u sin थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा u sin थीटा। तो क्योंकि मैंने यहां पर इस सवाल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हुआ है, ये मैंने पिछले सेशन में सबसे पहले आपको सिखाया था, क्योंकि मैंने यहां पर इस सवाल में u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हुआ है ना, देखो मैंने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हुआ है, इसलिए u sin थीटा में ले रहा हूं। या तो साइन स्क्वायर 60 कर दो, या तो फिर इसको अगर ये 30 डिग्री ले रहे हो तो यहां पर फिर u sin 30 कर लो, ठीक है, u sin 30 कर लो। हाँ ये, हाँ नहीं वो तो साइन हो जाएगा ना फिर, एक सेकंड, हाँ फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बोला गया कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दिया गया, तो आप ना इसको 60 डिग्री मान लो, क्योंकि ये तो टोटल 90 डिग्री है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री दिया गया तो बाकी 60 डिग्री बच जाता है ना, बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 कर दो, ये सबसे ईजी है, सबसे ईजी तरीका है। फिर आपका जवाब ज्यादा ईजी हो जाएगा, तो v0 स्क्वायर बाई वी ए स्क्वायर आ जाएगी, तो 1 बाई साइन स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है भाई, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 हो जाएगी, 4 ऊपर चल जाएगा, तो v0 स्क्वायर अपॉन वी ए स्क्वायर आपका बच जाएगा 4/3। 4/3 का अगर आप रूट निकालोगे, अभी देखो v0 स्क्वायर वी ए स्क्वायर का आप रूट निकालोगे तो बन जाएगा v0 बाई वी ए इज इक्वल टू 2/√3, सही, ये आपका जवाब बन जाएगा, ये सही जवाब है गाइस। जब मैं ऐसे पीछे जा रहा था मैंने वर्टिकल देख लिया गलती से, इसलिए करेक्ट कर लिया मैंने, वरना तो आप कमेंट से बैंड बजा देते मेरी, सर वर्टिकल का एंगल था, सर वर्टिकल का एंगल था कमेंट सेक्शन में ना। कोई बात नहीं यार, आपका भी कहना बिल्कुल सही है, गलती हो जाती है कभी कभी लोगों से, ठीक है। तो भाई 2/√3 होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब से हम ध्यान देंगे यार, अब से हम ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सवाल है, A particle A is projected from the ground with an initial velocity, अच्छा level 3 आ गया गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 level 3 पे आ गया। A particle A is projected from the ground with an initial velocity of 10 meters per second at an angle of 60 degree, ठीक है, with the horizontal है ना। तो हमने पॉइंट A से, यहां बनाते हैं, पॉइंट A से एक प्रोजेक्टाइल निकला है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड और एंगल कितनी बोली गई है, 60 डिग्री बोली गई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बराबर, ठीक है। फ्रॉम व्हाट हाइट h शुड अनदर पार्टिकल be projected horizontally with velocity 5 meters per second so that both the particles collide in ground at point C? हाँ सर क्या बोले, देखो बताता हूं, ध्यान से देखो। A से आपने प्रोजेक्टाइल छोड़ा, अब बोल रहे हैं एक काम करो, एक और पॉइंट मान लो, ठीक है, एक और पॉइंट मान लो B है, जो एक हाइट h पे है A से, और पॉइंट B से भी मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के साथ एक और बॉल को फेंका है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को कितने हाइट से फेंकूं कि प्रोजेक्टाइल जब गिरने वाला होगा तब ये वाला भी एग्जैक्टली उसके साथ कोलाइड करके पॉइंट सी पे गिरेगा। मतलब मैं कितने हाइट से इस बी के बॉल को फेंकूं कि भाई वो दोनों जाकर ऐसे कोलाइड हो जाए। मजा आ गया ना गाइस? इजी क्वेश्चन है गाइस। क्यों इजी है? क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। पिछले 2 सवाल में मैं आपको इसी सवाल के लिए ट्रेन कर रहा था।
उन दोनों सवाल में कॉमन क्या था? हाइट था। इन दोनों सवाल में कॉमन क्या है? हाइट है? नहीं, क्या है? अगर इन दोनों को जाकर एक साथ कोलाइड करना है तो इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? जब मैंने प्रोजेक्ट किया बी को, जब मैंने प्रोजेक्ट किया ए को, इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होना चाहिए ताकि दोनों जाकर कोलाइड करें, है ना? तो द प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ टी ए शुड बी इक्वल टू द प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ टी बी। बात खत्म खत्म खत्म। मजा आ गया, है कि नहीं? और भाई प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप जानते हैं, शुरुआत में आपको फॉर्मूला लिखा दी दिया, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसमें 2 की वैल्यू है, हाँ सर नंबर है, u की वैल्यू है, हाँ सर 10 है, थीटा की वैल्यू है 60 है, g की वैल्यू आप जानते हो 10 है। बात खत्म कर दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ b, हाँ सर ये नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता? क्योंकि इसको जमीन से नहीं फेंका है ना, जमीन से नहीं। प्रोजेक्टाइल में जो आपका जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उन दोनों को सेम होना पड़ता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, है ना? प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे, ऐसे पहुंचोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होना पड़ता है। तो इसको आप सेम नहीं मान सकते, इसको प्रोजेक्टाइल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि भाई ये हाइट से फेंका है। अगर वो सेम हाइट पे अगर रुकता था प्रोजेक्टाइल होता, लेकिन अब ये नीचे गिर रहा है तो उसको प्रोजेक्टाइल नहीं मान सकते हो आप अभी, है ना? मतलब 11th ग्रेड प्रोजेक्टाइल नहीं मान सकते हो, बाद में तो भाई जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर प्रोजेक्टाइल नहीं मान सकते हो। अच्छा, तो यहां पर फिर हम टाइम कैसे निकालेंगे? इजी ब्रो, इक्वेशंस ऑफ मोशन दोबारा, है कि नहीं? वही 1D वाला गेम खेलेंगे यहां पर हम। चलो यहां पर ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन सर। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो h तो आती ही नहीं है, v = u + at है ना, h तो आती नहीं है, h तो निकालना एंड में, तो नहीं कर सकते। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं है, तो बचता है आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है s = ut + हाफ at²। लेकिन यहां पर जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं बेटा, यहां पर मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वर्टिकल मोशन के लिए इंप्लाई करेंगे, ठीक है? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन, टाइम तो टी बी आपका हो गया हाफ ए बन जाएगा आपका जी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है ये, और ये भी आपका हो गया टी बी स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो रहा है बॉल का? ये बॉल सीधा एच डायरेक्शन कवर कर रहा है, एच डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो एच = यू वाई। अब वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 0, है कि नहीं? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में फेंका गया है ना, प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टली है, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यू वाई टी बी 0 हो जाता है, प्लस हाफ जी टी बी स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो आपको टीबी मिल जाएगा यहां से, बिल्कुल मिल जाएगा सर। सो टीबी विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया 2h और g नीचे जाएगा, सो 2h/g, और ये जो स्क्वायर है उसका रूट बन जाएगा। सो रूट ऑफ 2hg बन जाती है आपकी टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट बॉल टू रीच पॉइंट सी अलोंग विद द एज बॉल, ठीक है? तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2h/g। परफेक्टो। अब क्या करना है? आप दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 60, ओए होए होए, डिवाइड बाय g का स्क्वायर, ओए होए होए, इसका रूट पूरा निकल जाएगा 2h/g, ओए होए g कट गया, स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब निकालना क्या? h निकालना है, तो h को यहां पर रखो, 2 भी कटेगा, इसको 2 बना देगा, ओके। तो बचा गया, बचा आपका 2u² साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई g। सो h विल बी इक्वल टू 2 इंटू यू, कितना दिया हुआ है आपको? आपके प्रोजेक्टाइल का 10 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई g इज ऑल्सो 10, है ना? तो 10 और ये स्क्वायर कट जाता है, सो h विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 3/4, 2 1 2 2 2 1 2 5, सो h बिकम्स इक्वल टू 15 मीटर। अगर आप 15 मीटर के हाइट से फेंकोगे b के पार्टिकल को, तो फिर दोनों पार्टिकल्स a और b के जाकर c में कोलाइड करेंगे। तो कैसा लगा मेरा हिंट? कैसा लगा मेरा ट्रिक आपको बताने का? हमेशा नोट क्या होगा? कॉमन इन बोथ क्या है? कॉमन इन बोथ केसेस, वो समझना जरूरी है जब भी ऐसे सवाल आते हैं। टाइम है, इस सवाल में टाइम है, पिछले 2 सवालों में हाइट था,
इन दोनों सवालों में टाइम है। तो जैसे आपको टाइम समझ में आता है, दोनों का टाइम का वैल्यू निकालो, फिर तो फिर मैथमेटिक्स है। देखो भाई फिजिक्स यहां पर खत्म होती है, फिजिक्स गेट्स ओवर हियर, रेस्ट इज मैथमेटिक्स। तो इसमें गलती होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका, मैथ्स नहीं आती आपको, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन यहां तक नहीं आती, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है ना। तो मुझे बताना है आपको कि भाई यहां तक अपना दिमाग दौड़ाना है, उसके बाद अपना हाथ दौड़ाना है, ठीक है। बढ़िया गाइस, तो 5 सवाल बेहतरीन हमने कर लिए। कितना वक्त हो गया भाई, ओए होए 40 मिनट 5 सवाल, समझ रहे हो ना, मजा तो आ रहा होगा आपको। चलो ठीक है, अकेले करने की कोशिश करना, अपने आप करने की। 6th जवाब, 6th में जाते हैं बढ़िया से। लेवल 3 का दूसरा सवाल, भाई लेवल 3 के सवाल तो वक्त ले रहे हैं यार, चलो आराम आराम से करते, कोई इशू नहीं है। आप पार्टिकल, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं ऐसे सवालों में तो जेईई मेंस में बहुत बोर होगा, नीट में बहुत बोर हो जाओगे। A particle is projected from the ground with an initial speed of v at an angle with horizontal। ठीक है भाई, सेफ खेल रहा है, देखो सवाल सेफ खेल रहा है। सवाल बोल रहा है देखो मैं v से छोड़ रहा हूं, एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मेरे को नहीं पता बाकी क्या बोल रहा है। The average velocity of the particle between its point of projection and highest point of trajectory is। Between its projection, तो मान लो अगर मैं इस पॉइंट को इनिशियल पोजीशन a मान लेता हूं, मेरा है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी इज। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब भाई हाईएस्ट पॉइंट कब होगा, जब मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे पूरा मोशन कंप्लीट करता है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये मेरी पॉइंट मान लो सी है, क्या ये मेरी हाईएस्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल की? नहीं, मेरी हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, सेंटर में, यहां पर सेंटर में। जब मैं देखो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी, माई टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, यहां से लेके यहां तक का जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको मैं रेंज बोलता हूं आर, ठीक है। जब मेरा प्रोजेक्टाइल r/2 डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, रेंज का आधा, जब एग्जैक्टली आधे डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, कब कवर करता है, जब मेरा टाइम आधा हो चुका होता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आधे वक्त पे मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट का वो सबसे ऊपर पहुंचता है, फिर बाकी आधे वक्त में वो नीचे पहुंचता है ना। तो यहां से यहां तक भी r/2 होगा और यहां से यहां तक भी t/2 होगा, ठीक है बेटा, है ना। तो इस पॉइंट पे the average velocity of the particle between its point of projection and the highest point of trajectory, this is the highest point of trajectory, जिसको मैं नाम दूंगा point B, which will become my final position। this is my initial position A, that is my final position B। समझे? तो उस पॉइंट के बीच में मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा सर मैंने इनिशियल फाइनल क्यों लिखा, क्योंकि भाई एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, और आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप लगाओगे सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होती है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होती है एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला। सर टोटल टाइम कितना हुआ यार, यहां से लेकर आधे वक्त तक जाने के लिए t/2 टाइम हुई है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सर ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसमें मैं लाइन जोड़ दूं, है नहीं। अगर मैं यहां पर ऐसे एक लाइन जोड़ दूंगा तो मेरा ट्राइंगल बन गया, इसका बेस मेरे को पता है r/2 है, r/2 इज द बेस। ये क्या है, ये मेरी हाइट, मैक्सिमम हाइट है, ये h मैक्स, तो मेरे पास h मैक्स आ गया, मेरे पास ये r/2 आ गया, इसका मैं हाइपोटेनस निकालूंगा, है ना। हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा कि भाई ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ h² अपॉन r/2²। अच्छा सर h² क्या होता है, यहां पर h² का फॉर्मूला मेरा सर u² sin स्क्वायर θ/2g। सर r/2 का फॉर्मूला क्या होगा, सर रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 θ/g, दोनों का रूट। सर 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 क्या हो रहा है सर, ये है ना, समझ नहीं आ रहा ना, कि वो नॉर्मल तरीका है, वो लंबा तरीका है, उसको करने में आपके 10 15 20 मिनट जाएंगे। इसलिए अभिषेक सर से पढ़ा करो, क्योंकि दिमाग लगाओगे। कैसे दिमाग लगाओगे, अरे बबुआ जब बोला गया है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आधी ट्रैजेक्टरी पे निकालनी है ना, आधी ट्रैजेक्टरी तक t/2 टाइम होता है, बाकी जर्नी में भी t/2 टाइम होता है, आधी जर्नी में r/2 टाइम होता है, बाकी जर्नी में भी r/2 टाइम होता है, रेंज है। तो बबुआ अगर यहां पर टाइम कांस्टेंट है, दोनों पार्ट्स में अगर टाइम कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाया है ना मैंने मोशन 1D में, सिखाया कि नहीं। since time of half trajectory is equal to the rest half of the trajectory,
विच इज इक्वल टू टी बाई टू। दोनों केसेस में टाइम कांस्टेंट है, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई टू। शॉर्टकट सिखाया ना मैंने ये। जब भी एवरेज वेलोसिटी के केस में टाइम इज अ कांस्टेंट इन द केसेस, you can take v1 plus v2 by 2 as the shortcut formula. Whenever the distance is constant, you can take 2v1 v2 divided by v1 plus v2 as the formula. ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो बस यही दिमाग में रखना है। तो अगर आप v1 निकालोगे विच इज द इनिशियल पॉइंट में जो वेलोसिटी है, v2 निकालोगे जो फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी है, आपकी काम खत्म हो जाएगी ना भाई, है ना। वरना क्या करते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ओए होए बड़ा मजा आएगा, करके देखना एक बार, करके देखना बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो v1 क्या है बेसिकली va है, और v2 क्या है vb है अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी va, प्रोजेक्टाइल मोशन में va यहां पर कितनी दी गई है भाई, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, v है। देखो इनिशियल पॉइंट ऑफ वेलोसिटी v बोली गई है, तो v लिखो, प्लस फाइनल पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे हाफ ऑफ द ट्रैजेक्टरी में, जब आपका मैक्सिमम हाइट पे होता है, हाफ ऑफ द ट्रैजेक्टरी में आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो उसको अगर मैं यहां पर जूम करके दिखाऊंगा, यहां पे देखो पॉइंट बी में आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy विल बी 0 ना। मैक्सिमम हाइट में आपका ऑब्जेक्ट और ऊपर नहीं जाएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। आपका सिर्फ x वेलोसिटी होता है, vx की वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, मान लो v cos थीटा होगी। That is what is going to be the horizontal component. तो v plus v cos theta by 2 is the final answer. ठीक है, समझ में आया बेटा, ये दिमाग में रखना है। So v plus v cos theta by 2 आपकी वैल्यू बन जाती है। बढ़िया, इसमें अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको और थोड़ा सा और सस्ता जवाब मिल जाएगा, विच विल बी सस्ता जवाब क्या मिलेगा इसमें भाई, v कॉमन ले लिया, हाँ तो हो गया 1 प्लस वी कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, बस खत्म। ऑल राइट, मजा आ गया, बढ़िया, ये आपका वैल्यू बन जाता है। हाँ, अब इसके आगे भी जा सकते हो। इसके आगे अगर आप ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका आप रूट निकाल कर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a2ab cos थीटा करके निकाल सकते हो जवाब, बट ठीक है यहाँ तक काफी है ब्रो, यहाँ इतना कर लोगे बहुत बढ़िया बात। ठीक है, बात समझ में आ गई कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। तो देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। अब आपका सवाल हो सकता है सर व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सर हम यहां पर 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। यार मुद्दा वहां पर वही आ जाता है ना कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट सेम है। कैसे बताया गया, रेंज सेम, हाँ तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ सर फिर ये डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना, अज्यूम कर सकते है कि नहीं ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम टाइम लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ता है, v1 प्लस v2 बाई 2 करके सीधा कर लेते हैं बात। ठीक है बेटा, ये तो हो गया खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आ जाइए, आप एक काम करना, आप ट्राई आउट करना है ना, आप ये रूट निकाल के ट्राई आउट करना कि सर ये करके दिखाते हैं, इसको एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में करके दिखाते हैं, ट्राई आउट करना आप एक बार। ठीक है, वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है बट ठीक है, ट्राई करना। लेवल 3, a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with a velocity of 147 meter per second। 60 डिग्री है horizontal direction में, u दिया हुआ है 147 meter per second गाइस। ठीक है, चलो तो यहां से हमने लिया u दी गई है वेरी वियर्ड नंबर 147 meters per second, मतलब जान पूछ के आपके लिए हार्ड बना रहे थे, ये कुछ भी दे सकते थे, इजी नहीं 147 ही देंगे। अच्छा 60 डिग्री, ठीक है। Then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree। ओए क्या सर, अच्छा क्या पूछा, मतलब यार 60 डिग्री है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो एंगल कम होती जाएगी ना, हमने कुछ देर पहले किया था, थोड़ा जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एंगल कम होती जाएगी विद द हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके पूरा आपका निकलेगा। तो कुछ देर बाद मान लो कि भाई इस पॉइंट पे आके, टाइम ही निकालिए ना, हाँ ठीक है, इस पॉइंट पे आके मान लो इसको मैंने ए पॉइंट बोला, इसको मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ, सो टी बी निकालनी मेरे को। कुछ टाइम बाद ये जो एंगल है जो बनाएगा ये प्रोजेक्टाइल आपका, वो 45 डिग्री बन जाएगी, कम हो जाएगी ना, और यहाँ पर सेंटर में आके 0 डिग्री बन जाएगी, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री है। तो ये टाइम बतानी है आपको,
द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। आपको ये टी बी बतानी है, टाइम एट पॉइंट बी बताना है आपको, जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है 45 डिग्री बन जाती है। कौन सा टाइम है वो? ठीक है। नोट, अच्छा सर क्या नोट, इसमें क्या नोट है? जब भी आपको किसी भी सवाल में प्रोजेक्टाइल का टाइम पूछा जाए, टाइम जैसे आपको पूछा जाता है, ऑलवेज यूटिलाइज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। जब भी आपको टाइम पूछा जाता है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल में, यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस यू प्लस ए टी होता है, क्योंकि यहां पर वर्टिकल मोशन हो रही है, g ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो g नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस जी टी। ऑलवेज यूटिलाइज दिस फॉर्मूला हियर, इट विल मेक योर लाइफ एक्सट्रीमली इजी, मतलब इतना इजी बना देगा आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यहां पर आपको टी क्या है भाई? टी क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा वी वाई माइनस यू वाई अपॉन माइनस डी, आपका टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप वी वाई निकाल दोगे और यू वाई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यू वाई निकालते हैं पहले। यू वाई तो निकालना सबसे इजी है। क्यों निकालना इजी है भाई? क्योंकि आपको यू दिया गया है ना। आप देखोगे आपको यू दिया हुआ है, तो यू वाई का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा। सो यू वाई विल बी इक्वल टू, यू कितनी है? 147 साइन 60 डिग्री। सो यू वाई विल बी इक्वल टू 147 इंटू साइन 60 होती है √3/2। कितना गंदा सवाल है, देखो अजीब ही गौरव नंबर दिए हुए। तो यू वाई इज इक्वल टू 147/2, तो 70, हे प्रभु 70, हाँ 73.5 है ना। ठीक है, 73.5 √3 मीटर्स पर सेकेंड आपको यू वाई आ चुका है। अब हम वी वाई कैसे निकालेंगे यार? इस पॉइंट पे आपका जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है, ये कब के लिए निकाला? ये हमने निकाला है पॉइंट ए के लिए ना। हाँ, एट पॉइंट ए। ठीक है, अब हमें निकालना है एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे निकालने के लिए हमारे पास वहां का वेलोसिटी नहीं है। वी डू नॉट हैव द वेलोसिटी v हियर, वी डू नॉट हैव द वेलोसिटी, यहां पे v है ही नहीं हमारे पास। तो वी वाई, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई कैसे निकालेंगे? वही नोट दोबारा, क्या है सर नोट? ये था हमारा 1। दूसरा नोट क्या है सर हमारा? दूसरा नोट है हमारा कि ux इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आज इसी सेशन में कुछ तीसरे या चौथे बार आ रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी है वो सेम रहता है। तो सर क्या करोगे आप इसका? इस बात का क्या कर सकते हो आप? यार जब मुझे पता है एट पॉइंट ए पे, अगर एट पॉइंट ए पे मैं ux निकाल दूंगा, वही वैल्यू मेरी यहां पर होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिंस ux इज इक्वल टू vx, सिंस ux इज इक्वल टू vx, ux की वैल्यू क्या आएगी सर? u cos थीटा विच इज 60 डिग्री इक्वल टू vx में v cos 45 डिग्री। वहां पर एंगल कितनी है? 45 है, v cos 45 डिग्री। और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू सवाल में दिया हुआ 147 cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है, इंटू 1/2 इज इक्वल टू v cos 45 कितना होता है? cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो अगर ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? दोबारा 73.5 आएगी, 73.5 ये √2 पर आएगा, √2 इज इक्वल टू v। देखो मेरे को v मिल गया, मेरे को v मिल चुका है इस पॉइंट के लिए। और जैसे मुझे v मिल जाता है फिर मैं ये सेम चीज अप्लाई कर सकता हूं ना, सेम चीज अप्लाई कर सकता हूं। अच्छा जी, तो अच्छा यहां पर क्या होगा? वी वाई विल बी इक्वल टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ v विच इज बेसिकली इक्वल टू v साइन 45। हो गया, तो वी वाई इज इक्वल टू, v कितनी मिली मुझे? 73.5/2, 73.5 इंटू √2 मिली है मुझे, है ना। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2, √2 कट गया, तो वी वाई इज इक्वल टू 73.5 मीटर्स पर सेकेंड। परफेक्ट, देख लो गाइस, वी वाई भी आ चुका है, यू वाई भी आ चुका है। अब बस वहां पे वैल्यू डालनी है।
So your time is basically equal to Vy, which is 73.5 minus Uy, which is 73.5 root 3 divided by minus G, which is minus 10. 73.5 से बड़ा नंबर है ये 73.5 रूट 3, बिकॉज रूट 3 इज बेसिकली 1.732. तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो माइनस माइनस कट जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं आएगी, टाइम पॉजिटिव आएगी. जो भी आपकी वैल्यू आती है आप लिख देना. यहाँ पे 73.5 कॉमन भी ले सकते हो. अगर 73.5 कॉमन भी ले लिया है ना, उसके बाद 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा. तो बेसिकली दिस वुड बी, अगर मैं सिंपल तरह में कर लूँ तो 7.35 इंटू 1 माइनस रूट 3 बच जाता है. कैसे? 73.5 कॉमन लिया, फिर 10 से काटा तो 7.35 हो गया, 1 माइनस रूट 3. जब आप इसका वैल्यू निकाल दोगे आपके मतलब 1 माइनस रूट 3 विल बी 0.732, मल्टीप्लाई कर दोगे 7.35 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू आती है. ठीक है. तो यहां पर नोट डाउन करने वाली बातें क्या है कि जब भी आपको टाइम पूछा जाता है बेसिकली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में सीधा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वर्टिकल वैल्यू डाल देना, दैट इज वी वाई माइनस यू वाई माइनस जी टी. आपका प्रॉब्लम आता सॉल्व हो जाएगा. वी वाई माइनस यू वाई अपॉन जी निकालना है तो जी तो मिल जाएगी आपको, मतलब और तो वी और आपको यू तो दिया गया होगा, तो उससे आप बेसिकली पहले यू वाई निकाल दोगे. वी वाई निकालने के लिए आपको पहले वहां पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालने के लिए आप हमारा सेकंड वाला जो नोट है उसको नोट डाउन कर सकते हो, दैट यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट. वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगी जैसे इनिशियल में थी. दोनों को इक्वेट कर दोगे तो वी आ जाएगी, फिर वी से वी वाई निकालोगे, निकल गया वी वाई और यू वाई, बस डाल दो वहां पर वैल्यू. ठीक है, परफेक्ट. चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं टू अनदर लेवल 3 क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. ओए होए होए, ये बहुत प्यारा सवाल है यार. कितने 1 घंटा हो गया? 1 घंटा होने वाला है ना. बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया होना चाहिए. मतलब हर सवाल में कितना डेप्थ में जा रहा है समझ में आता है. मैं चलो मतलब और 8 क्वेश्चन में आ चुके हैं. इसके बाद एक और सवाल होगा, डोंट वरी, फिर खत्म कर देंगे हम. ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से. A body is projected with a speed u in such a direction that the maximum height obtained is equal to its horizontal range. अच्छा, a body is projected with the speed u. अच्छा, with the speed u a body is projected. ठीक है, okay, in such a direction that the maximum height, मतलब नहीं बता, थीटा नहीं बताना चाहते, in such a direction, बाप रे, that the maximum height obtained. अच्छा, maximum height obtained मान लो यहां पर ये जो मैक्सिमम हाइट है h max, maximum height obtained is equal to its horizontal range. It's equal to its horizontal range. अच्छा, ओके, the horizontal range is, बताओ फिर रेंज कितना है? बताओ फिर रेंज कितना है ब्रो, बताओ. अच्छा ठीक है, निकालते हैं, चलो बताओ फिर रेंज कितना है. तो यहां पर बताया जा रहा है हमें बहुत सिंपल तरीके से कि भाई हमारा जो रेंज इज इक्वल टू h max. अच्छा जी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा. इसमें आप देखोगे यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट जाता है, जी और जी भी कट जाती है. साइन 2 थीटा को एक्सपेंड करो तो क्या आता है बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता है. क्या आता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. साइन स्क्वायर थीटा तो बचा रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे, और यहाँ पर हमारा 2 बचा हुआ है ना. हाँ, यहाँ पर हमारा 2 बचा हुआ है. सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा में से आपका एक स्क्वायर और ये साइन थीटा कट जाएगा. ठीक है, बढ़िया. अब ये कॉस थीटा को यहाँ डाल दो, 2 ऊपर ला दो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4. ठीक है, ये 2 ऊपर गया, कॉस से नीचे गया. ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू 4. ओ सुपर. अच्छा, इसका क्या करें सर? अचार डालें हम? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन पे तो कुछ रिलेटेबल ही नहीं है. क्या करना है? इसका अचार डालना है. क्या करें हम इसमें? हाँ सही कह रहे हो यार, क्या करना है इसका? दिमाग डालेंगे और क्या करेंगे. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली हमें इससे पता कैसे चला? इससे हमें पता चला कि भाई थीटा कितनी होनी चाहिए? थीटा होनी चाहिए tan इनवर्स ऑफ 4. ये पता चला हमें. तो लेकिन सर इसमें से हम रेंज कैसे निकालेंगे? बबुआ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा लिखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सिंस रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या आप जानते हो कि साइन 2 थीटा और tan थीटा का रिलेशनशिप क्या है? क्या आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है साइन 2 थीटा और tan थीटा के बीच में? 3 सेकंड दे रहा हूं, सोचो. याद है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पढ़ा हुआ होगा आपने. नहीं पता है? देखो यहां पर ध्यान से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं पता था? करो नोट डाउन, ठीक है। तो इसके हिसाब से sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 tan थीटा। tan थीटा कितना है भाई? थीटा यहां पर कितनी दी गई है? थीटा तो पता नहीं, लेकिन tan थीटा का वैल्यू निकाल दिया आपने 4, ठीक है। सो 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। सो 2 इंटू 4 इज 8, 1 प्लस 16 इज 17। तो आपको वैल्यू आ चुकी है sin 2 थीटा की 8/17। इसको करो ब्रैकेट और इसको मारो इक्वेशन नंबर 2, इसको बनाओ आप इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ वी पुट 2 in 1, what do you get? You get 8/17 instead of 2 sin 2 theta. So range becomes equal to 8/17 u square g। कौन सा ऑप्शन है वो 8/17? ऑप्शन ए ही है ब्रो, 8 u square by 17g। तो इसमें क्या करना था हमें नोट? इसमें हमें नोट करना था कि भाई ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तभी इसकी जवाब निकल सकती है। इसलिए 11 है, वरना तो कंफ्यूज हो गई कैसे निकालने सर। ठीक, इक्वेट कर दिया आपने, नोट लिया था कि मोस्ट इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें रेंज और हाइट और मैक्स कॉमन है, ये tan थीटा बाई 4 निकाल, इक्वल टू 4 निकाल। इसके बाद क्या करूं मैं? फिर ये नोट करना, ठीक है। चलो बेटा, अब आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा। आखिरी क्यों सर? क्योंकि 10वां सवाल आपको मैं होमवर्क दूंगा ना, सारी मेहनत मैं करूं। टॉप 10 खलनायक क्वेश्चन है ब्रो, 10वां सवाल आपके लिए होगा, ठीक है। चलो, अब क्रिकेटर, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा था। बहुत प्यारा सवाल है, मतलब आपको जन्नत दिख जाएगी, स्वाद आ जाएगा आपको देखकर, ठीक है। कितना वक्त हो गया? 1 घंटे 5 मिनट ना, चलो ठीक है, इसके लिए और 5 मिनट निकालते हैं। A cricketer hits a ball with a velocity 25 meters per second at 60 degree above the horizontal। इसमें एकदम बराबर सब चीजें बराबर दी गई है। क्रिकेटर है, क्रिकेटर ने बॉल को मारा, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की दी गई है u इज इक्वल टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, और एंगल दी गई है देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल भी दी गई है। ये बॉल ऐसे जा रही है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, बराबर है। चलो, अब आगे क्या बोला गया? आगे क्या बोला जा रहा है? आगे पढ़ना भी क्यों है? How far above the ground it passes over a fielder 50 मीटर from the bat। अच्छा, 50 मीटर दूर, इस पॉइंट से 50 मीटर दूर मान लीजिए एक फील्डर खड़ा हुआ है, स्माइल कर रहा है, सोच रहा है कि बॉल गिरेगा अपने पास, ब्रो नहीं गिर रहा। तो पूछा आपको ये जा रहा है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर ए फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट, अज्यूम द बॉल इज स्टक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट पूछा गया। मतलब मुझे फील्डर का भी हाइट नहीं पता है, तो मान लो कि ये पूरा हाइट पूछा गया आपको, यहां से लेके यहां तक का आपको हाइट पूछा गया कितनी है, ये ए मान लेते। तो फील्डर के सर के ऊपर कितनी दूरी पर आपका बॉल होगा? सर इससे बेटर तो जान ही ले लेते, अब ज़ेड दे देते। सर ये क्या सवाल है सर, ये एच में कैसे निकालूं अभी? हाउ फार अबोव द ग्राउंड, यार सर क्या कर देते हो आप, है ना, पता है बच्चों, सॉरी, लेकिन इजी तो है सवाल यार। एच ही तो निकालना है, एच का फॉर्मूला आप नहीं जानते, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, नहीं पता आपको? पता है ना, फिर क्या है, बस उस पॉइंट पे थीटा कितनी होगी आपको नहीं पता, थीटा नहीं पता ना कितनी होगी, सही बात है। अच्छा, यू कितनी होगी पता है? नहीं पता। कैसे निकालोगे फिर? अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ते हैं, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ो, देखो हमें निकालना क्या, एच निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मैं यहाँ पर, ठीक है, एच निकालनी है। या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वर्टिकल मोशन हो जाती है। अब वर्टिकल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना ज्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि यार मैं यहाँ पर उस पॉइंट पे हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर मेरे को थीटा दिया गया, लेकिन उस पॉइंट का थीटा मुझे नहीं दिया गया, करेक्ट है। तो थीटा निकालने में मेरी बैंड बजेगी, तो मैं उससे एक आसान तरीका ये कर सकता हूं कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इनटू टाइम माइनस आपका हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। अब डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन क्या है मेरा, एच है जो मेरे को निकालना है, सो एच विल बी इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें इस इक्वेशन में मुझे h निकालनी है, फाइनल आंसर वो निकालना है मेरे को, h निकालना है। मेरे पास g है, मैं 10 अज्यूम करूंगा, मेरे पास t नहीं है, uy नहीं है, तो मैं क्या uy और t निकाल सकता हूं?
हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो टी और यू वाई निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं यू वाई निकालूं। चलिए ठीक है, यू वाई निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू वाई निकालनी है, तो यू वाई का फॉर्मूला क्या होगा? यू वाई का फॉर्मूला होगा मेरा होता है हमारा यू साइन थीटा, यही होती है। तो यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी 25 साइन आपका कितना है भाई? 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब √3/2। सो यू वाई विल बी इक्वल टू 25 √3/2। ये मेरा यू वाई बन गया, ठीक है। ये मेरा यू वाई बन गया मीटर्स पर सेकंड, परफेक्ट है। इसको मैं चाहूँ तो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 25/2 12.5 √3 मीटर्स पर सेकंड में यहाँ पर रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ इसे, ये 1 है, 2 मेरे को यू वाई मिल चुका है भाई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई मुझे मिल चुकी है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है। आप लोग बोलोगे सर आप इसमें इस पॉइंट पे क्यों नहीं वेलोसिटी निकाल रहे हो? क्योंकि भाई उस फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी पूछा है ना, यू वाई। फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पे थोड़ी पूछा हुआ है, इसलिए मैं यू वाई निकाल रहा हूं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का बात कर रहे होते हैं। अगर मैं h = u² sin² θ/g का फॉर्मूला इस्तेमाल करता तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है u वो लेता मैं, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे u² वहां पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। इट रिड्यूसेस डाउन माय स्टेप्स बाय अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। चलो परफेक्ट। अब मुझे t निकालनी है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा मुझे? यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे कितना वक्त लगा भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास तो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन 0 हो जाती है ना। मुझे पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरा वेलोसिटी सेम रहता है, तो क्या मैं वहां से टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर आप टाइम। या तो यार मैं ऐसे समझ लो ना कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा फॉर्मूला? वी वाई माइनस यू वाई बाई जी कर ले, ठीक है, कर ले। नहीं कर सकते ना, क्योंकि वी वाई नहीं पता मुझे वी वाई नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो? आप वी एक्स माइनस यू एक्स बाई जी कर सकते हो। वी एक्स भी 0, यू एक्स भी 0। ओए होए होए, नहीं सर ये भी नहीं कर सकते हम। फिर क्या कर सकते हो आप टाइम निकालने के लिए? इसको अगेन आप एक 1D मोशन जैसे समझ सकते हो, ठीक है। अज्यूमिंग ओनली एक्स डायरेक्शन, अज्यूमिंग ओनली, आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन मानो, कुछ और मत मानो। वाई डायरेक्शन मानो है ना, आप सिर्फ अज्यूम करो कि आप एक्स डायरेक्शन में हो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो। तो एक्स डायरेक्शन में आपका जो है क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो अगर मेरा एक्स डायरेक्शन से मैं मान लो मैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन आई कैन यूज माय फॉर्मूला ऑफ टाइम विच इज बेसिकली इक्वल टू जो आपका बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है भाई? मेरी वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होती है ना मेरी सबसे बेसिक फॉर्मूला, है ना, यही होती है। इसमें निकालना क्या है? मेरे को टाइम निकालना है। सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, जो मेरी वेलोसिटी है वही है भाई। अब भाई डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन कितनी है? 50 मीटर, ओके सर। और वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन कितनी है? वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन निकाला ही नहीं हमने, ओए होए होए निकाल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन क्या होगा भाई? 25 का एक्स डायरेक्शन में 25 आपका हो जाएगा 25 cos 60 हो जाएगा ना, इतना ही है, सॉरी हाँ 25 cos 60 हो जाएगा, हाँ करेक्ट है, बराबर। तो मेरी टाइम यहाँ पे कितनी आएगी? सो मेरी टाइम आ जाएगी यहाँ पर 50 और 25 तो कट जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर। 2 cos 60 कितनी होती है आपकी? cos 60 होती है 1/2, तो 1/2, तो 2 ऊपर गया, टाइम हो गया आपका 4 सेकंड। देखो टाइम मिल गया आपको, ठीक है बेटा। तो अब तक हमने क्या किया मैं दोबारा बताता हूं आपको, ठीक है। हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि उससे मेरी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मुझे ना थीटा पता है ना यू बाई वी बाई निकालने का इतना वक्त है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल ही रहा हूं सब। मैं इसको सीधा समझ रहा हूं कि ऐसे 2D मोशन समझ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे 2D मोशन में, सॉरी 1D मोशन समझ रहा हूं। तो इस पॉइंट में मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने मेरे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाइट जो है वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ GT²। टाइम नहीं है मेरे पास और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। कैसे? यू वाई का फॉर्मूला मुझे पता है, यू साइन थीटा। यू की वैल्यू पता है 25 है, साइन 60 निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास यू वाई की वैल्यू आ चुकी है बराबर, ठीक है। अब मुझे चाहिए टी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा 1D मोशन इन दी एक्स डायरेक्शन अज्यूम करूंगा। अज्यूमिंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मुझे पता है, और यू एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला मुझे पता है। डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन दिया हुआ सवाल में 50 मीटर है।
और ux मेरे को पता है निकाल सकता हूं मैं कैसे, u cos 60 करके, है ना, ux का फॉर्मूला होता है। तो मेरी टाइम आ चुकी है 4 सेकेंड। तो ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट 2 and 3 in 1, बस इन दोनों को उठाकर इसमें डाल दो, बात खत्म करो। सो हाइट विल बी इक्वल टू u बाई कितना है आपका 12.5 इंटू रूट 3, है ना, 12.5 इंटू रूट 3 माइनस, सॉरी टाइम भी है ना यहाँ पे, टाइम कितना 4 सेकेंड, सॉरी टाइम भी है यहाँ पर, रूट 3 इंटू 4, ठीक है, बराबर है माइनस हाफ g इज 10 इंटू टी स्क्वायर, टी क्या है भाई 4 का स्क्वायर, निकाल दो एच अभी जो भी आएगी आपकी, इंटू 4 कर दोगे, 12.5 इंटू 4 कितना होता है भाई 50, तो 50 रूट 3 माइनस 5 और 4 का स्क्वायर हो गया तो 16 और 2 से काट दो तो 8 10 80 हो गया, ठीक है, बस यही आपकी वैल्यू है। रूट 3 की वैल्यू डाल दोगे 1.732, बस 50 के साथ मल्टीप्लाई, खत्म, जो वैल्यू आपकी आएगी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो कभी कभी इस 90वें सवाल का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि कभी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को ही सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करे बिना 2D कंसिडर करना बेहतर होगा, ठीक है। अब बाय द वे लेट मी आल्सो टेल यू, इसको करने का एक और तरीका है प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ही, और उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जिसे हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसी वजह से मैंने ट्रैजेक्टरी वाले फॉर्मूला के थ्रू इसे नहीं करवाया। बात समझ में आ गई, क्लियर? क्योंकि आप बोलोगे ना कमेंट से इसको करने का ट्रैजेक्टरी वाला फॉर्मूला पे है ही नहीं सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर ऐसे सवालों को कैसे करें। इक्वेशन ऑफ मोशन ब्रो, जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन काम ना है वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए क्योंकि बहुत 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 क्रिटिकल सवाल थे ये सारे। तो आई वुड लाइक टू से वेल डन बिकॉज दीज वेर वेरी इंप्रेसिव, वेरी अमेजिंग and super duper difficult projectile motion questions, especially the last 6 of them। शुरुआत के 4 तो वार्म अप वाले थे, लेकिन उसके बाद जो 6 हमने किए ना भाई साहब, और स्पेशली आखिरी वाला, ओए होए आपको जन्नत जरूर दिख रही होगी, और जन्नत दिखी है अगर तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि भाई ऐसे अमेजिंग सवाल सारे टॉपिक्स के लिए मैं नहीं लाता, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से आप ऐसे सवालों को एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में। उन टॉपिक्स के लिए जो सवाल मैं लाऊंगा अगर आपने कर लिया ना, मैंने कहा ना भाई 1 मार्क नहीं कटेगा। आप देखो आज के 10 के 10 सवालों में मैंने आपको नोट लिखवाया है, आज के 10 के 10 सवालों में आपको मैंने वैरायटी दी है। ऐसे वैरायटी के लिए बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो अभी के भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन 10वां सवाल जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भूलना मत, ये सारे अपडेट्स में देता रहता हूँ, आपके क्विज वगैरह करवाते रहता हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग। और ये रहा आज का होमवर्क। देखो मैंने आपको एक सवाल करवा दिया आज के सेशन में जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था। आज ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ लेवल 2 का दे रहा हूँ, लेवल 3 का भी नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। सिमिलर मेथड होगा, होमवर्क की जय क्या करो, कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो कि आज का आपको कैसे सेशन लगा, और साथ ही साथ होमवर्क का जवाब भी दे देना, ठीक है। और मुझे बताना कितने बच्चों को 10/10 मिला और कितने बच्चे खुद से कितने सवाल कर पाए, ये भी मुझे बताना, क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि भाई मेरे बच्चे देखो कितना अमेजिंग कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy life, stay home, stay safe and stay strong. बस जाने से पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप ये सवाल सब कहाँ से लाए हो, ऑफ कोर्स तत्व बुक, अमेजिंग किताब, हमारे अचीवर सेक्शन के सवाल हैं ये, जो बहुत अमेजिंग सवाल है जो आपको आते हैं। तो तत्व बुक के किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11th and 12th दोनों ग्रेड्स का मिलाकर 25 किताबें हैं विद द लेटेस्ट एंड अमेजिंग फीचर्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सारे फीचर्स, तो मेक श्योर करना कि आप उस तत्व किताब को खरीदें। उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस QR कोड के साथ फ्री में दिए जाते हैं। सवाल बेसिक भी कराए जाते हैं, PYQs कराए जाते हैं, अचीवर लेवल के भी कराए जाते हैं जो टॉप रैंक लाते हैं। बहुत मजा आता है गाइस, चेक इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कूपन कोड ऑटोमेटिक लग जाएगा, नहीं तो आप लगा देना AK Pro है मेरा कूपन कोड, फाड़ देना। पीस पीपल।